जो इसका स्टेकिंग वाला प्लेटफॉर्म है वो हमें प्रोजेक्ट से आता है, वो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। जो भी इसको मार्केट में सेल या परचेज करना चाह रहे हैं, या जो हमारे पास डिविडेंड या जितना भी हमारा पे आउट आता है, वो एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म में हमारे पास आता है, और उसको हम यूज भी उसी तरीके से कर सकते हैं। किसी चीज का डिसेंट्रलाइज्ड होना मतलब एक जगह पे उसका कंट्रोल ना होकर हर एक यूजर के पास उसका कंट्रोल होना। तो जो इंसान यूएस में बैठा है वो भी किसी ना किसी एक्सचेंज पे जाके इसको बाय या सेल कर सकता है। सिमिलरली आप भी यहाँ पे कर सकते हो, या एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यू कैन जस्ट गो टू योर एक्सचेंज एंड बाय और सेल दिस टोकन। तो अभी हम लोग 4 एक्सचेंजेस पर लाइव हैं, जिसमें से 2 इंटरनेशनल और 2 इंडियन एक्सचेंजेस हैं। प्रोबिट ग्लोबल, बिटरेक्स इज अ T2 एक्सचेंज, टीयर 2 एक्सचेंज, एंड द रेस्ट 2 आर इंडियन एक्सचेंजेस। और हम काफी सारे वॉलेट्स को सपोर्ट करते हैं। वॉलेट्स का काम होता है क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करना, उनमें से एक ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, इन सब वॉलेट्स पे भी आप अपने टोकन्स को स्टोर करके रख सकते हो। अब हम बात करेंगे सर्कल ऑफ स्टेकिंग की। तो एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करती हूँ कि पिछले 1 महीने के अंदर मुझे सर्कल ऑफ स्टेकिंग की कम से कम 4 डेफिनेशन सुनने को मिली, जिसमें से 2 ऐसी थी जो मुझे काफी दिमाग में रह गई कि ऐसा भी हो सकता है कि लोग ऐसा सोच रहे हों। उसमें से पहली ये थी कि सर्कल ऑफ स्टेकिंग वो होती है कि हम किसी इन्वेस्टर का पैसा स्टेकिंग में डालते हैं, फिर से हम किसी इन्वेस्टर का पैसा स्टेकिंग में डालते हैं। वो सर्कल चल रहा है क्योंकि हम तो बार बार स्टेकिंग करवा रहे हैं, तो वो सर्कल ऑफ स्टेकिंग है ना। सेकंड डेफिनेशन ये सुनी थी कि जैसे एक इन्वेस्टर ने अपना पैसा स्टेकिंग में डाल दिया और मेच्योरिटी के बाद जो टोकन्स आए वो फिर से उसने स्टेकिंग में डाल दिए, इसको हम सर्कल ऑफ स्टेकिंग बोलते हैं। करेक्ट। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग इन दोनों डेफिनेशंस में से समझते हैं कि कौन सी सही है? आई नो वन। ग्लैड टू हियर। जी। तो ना तो हम इस चीज को स्टेकिंग मानते हैं, सर्कल ऑफ स्टेकिंग मानते हैं कि हम बार बार स्टेक करवा रहे हैं, ना इस चीज को कि एक यूजर मेच्योरिटी के बाद फिर से अपने टोकन्स को स्टेक करता है। जो सर्कल ऑफ स्टेकिंग का पर्पस है वो सिर्फ एक ही फंडामेंटल पे लाई करता है कि हमारी जो बाइंग है, जो हम 100% बाइंग कहते थे कि बाइंग हमेशा 100% रहेगी और सेलिंग मैक्सिमम 25%, तो वो 25% कांस्टेंट तो रहेगी क्योंकि आप कहीं ना कैसे स्टेक करवाते हो। लेकिन जो 100% बाइंग क्रिएट करनी है, जिससे ये पूरा का पूरा सर्कल ऑफ स्टेकिंग चलेगा, उसको कैसे क्रिएट करना है और वो क्यों क्रिएट नहीं हो पा रही है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एक आसान सी भाषा में बताना चाहूंगी सर्कल ऑफ स्टेकिंग का मतलब। स्टेक करवाना हमारा पर्पस क्यों है? क्योंकि एक इन्वेस्टर जो किसी भी रेट पे इन टोकन्स को बाय करता है या करती है, उसका लॉस ना हो, उसके लिए जरूरी है कि हर मंथ उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो किसी ना किसी तरीके की तरह रिकवर होता रहे। और उसका बेस्ट वे यही होता है कि आप अपनी चीजों को जितना ज्यादा हो सके स्टेक करो। और ये हर एक एसेट, हर एक फाइनेंशियल क्लास में वैलिड पॉइंट है कि आप अपनी कैपिटल को जितना सिक्योर कर सकते हो उतनी ही हेल्दी इन्वेस्टमेंट वो मानी जाती है। तो अगर हम यहाँ की बात करें, तो अगर आप अपनी 100% बाइंग को एक्सचेंज पे डालते हो, फिर वहां से एक्सचेंज में से आप अपने वॉलेट में ट्रांसफर करते हो अपने टोकन्स को, एंड देन यू स्टेक इट फॉर वट एवर पीरियड यू वॉन्ट, तब उस पे आपको जितने रिटर्न्स आएंगे हर महीने, केवल वही सेलिंग आप एक्सचेंज पे लेके जा सकते हो। एक तरफ आप खरीद रहे हो, अगर किसी ने 10 लाख की आईडी लगाई तो उसमें से मैक्सिमम 6% डिविडेंड आएगा, रेफरल और नेटवर्क और ये सब मिला के टोटल 25% मैक्सिमम हर मंथ को सेल आउट कर पाएगा। लेकिन 10 लाख की बाइंग तो आए, फिर ही तो हमारा वो 25% वाला कॉन्सेप्ट खत्म होगा। तो एडिट, अगर मैं इसको कैलकुलेशन की तरीके से समझाऊं, तो प्लीज इस स्क्रीन पे मेरे साथ चलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करने जा रही हूँ मैं, शायद इस चीज से आपको क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। राइट साइड पे एक टेबल है जिसपे मैंने लिखा है टोटल परचेज। तो हम अज्यूम करते हैं कि पूरी दुनिया में चलने वाला ये टोकन
अगर डेली बेसिस पे 1 करोड़ रुपए की सेल देता है या 1 करोड़ रुपीस की बाइंग क्रिएट करते हैं हम एक्सचेंज पे, तो उस एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। लेट्स से किसी इंसान ने 1 करोड़ रुपए लगाने हैं, उसको टीथर मिल रहे 80 रुपीज के हिसाब से, तो टोटल परचेज वो मार सकता है 1,25,000 टीथर की। अज्यूम करके कि $15 का रेट मार्केट में चल रहा है विद एलपीएनटी वर्सेस यूएसडीटी, तो हमारे पास 8,333 एलपीएन टोकन आते हैं, राइट, विद द कैलकुलेशन, अगर हम सेम रेट पे लेते हैं तो अगर मैं इस चीज को डायरेक्टली अपनी ऑर्डर बुक पे डालूं, एक्सचेंज पे बाइंग डालूं, तो एक बार लेफ्ट साइड पे जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये हमारी ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक का काम क्या होता है, जो बेचने वाले हैं ऊपर जो रेड कलर में नजर आ रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो अपने टोकन्स को बेचना चाहते हैं इन सब रेट्स पे। और ये जो अमाउंट लिखी है, ये कितने कितने टोकन्स बेचना चाहते हैं। और टोटल जो है हमारा क्यूमुलेटिव आता है, यानी कि जो फर्स्ट सेलर है प्लस सेकंड सेलर प्लस थर्ड सेलर, तो वो टोटल आते जाते हैं। तो अगर मुझे 8,000 कुछ एलपीएन टोकन खरीदने हैं, और अगर बाई चांस तब तक रेट $13.6 हो भी जाता है, तब भी मैं रेट को $15.9 तक लेके जा सकती हूँ एक एंट्री से। ये एक आइडिया है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि बिड्स नहीं आ गई, सेलर नहीं आ गए, लेकिन अगर इतनी सी अमाउंट जो वर्ल्ड वाइड हम जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मोटी अमाउंट में करते हैं, कुछ बहुत मिनिमल अमाउंट में करते हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर इंटरवल्स में हमारी बाइंग को नंबर ऑफ टोकन्स इंक्रीज करके डालते हैं, तो हमारा एक दिन में भी $2 अप आ रहा है। अब यहाँ पर न्यू यूजर्स भी हैं, यहाँ पर वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी डेजिग्नेशन पर हैं। तो ये समझने का पर्पस क्या है, ये समझने का पर्पस ये है कि अगर प्रोजेक्ट ने केवल अपना काम करके किसी चीज को रेज करना है, तो वो बहुत इजी चीज है, लेकिन वो सब टेम्परेरी चीजें होती है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आज भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि 32 रुपीज 40 सेंट्स पे लाइव हुई चीज आज भी अच्छी खासी वैल्यूएशन पर पड़ी है। द पॉइंट इज कि हम इतनी बड़ी ग्रोथ देख चुके हैं, और आज की डेट में जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है, हम एक प्रेशियस चीज को खुद ब खुद खराब कर रहे हैं। बाय प्रेशियस आई मीन द इंटरनल बैलेंस, जो आपको हर मंथ क्रेडिट होता है। अब मेरे जो नोटिस में या मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जितने भी फिजिकल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, या मैक्सिमम वो लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इंटरनल बैलेंस के बराबर बाइंग करवा दो, और उससे क्या होगा, एक्सचेंज पे जाना ही नहीं पड़ता, लेकिन यू गेट योर बिजनेस। बट वो अप्रोच ठीक रहती तब तक जब तक हमारा जो मॉडल है वो डिफरेंट होता है। हमारा जो मॉडल है वो इस चीज को एड करता है कि हमें स्टेकिंग का एक सर्कल क्रिएट करना है वाया एक्सचेंज। तो अब इस चीज को एक बार समझ के देखते हैं। हमारा पे आउट लेट से फॉर एग्जाम्पल $16.25 पर आया एक महीने में। कोई इन्वेस्टर अगर टोकन्स इन्वेस्ट करना भी चाहता है, तो पहले तो उसकी कैलकुलेशन ही बहुत डिफिकल्ट है। आप पहले ये चेक करोगे कि आपका पे आउट कितने डॉलर्स पर लगा है, प्लस सामने वाले ने जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसको करंट ईथर किस रेट पे मिल रहे हैं। और एक्सचेंज पे जब तक आप बाइंग लेके जाते हो, तो आपको सेम रेट पे तो सारे टोकन्स मिल नहीं सकते। सो द थिंग इज कि यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो इंटरनल बैलेंस आपके पास है, उसको यूज ना करके उसके इक्विवेलेंट यूएसडीटी आपने अपने पास रखनी है, एंड उसी से ही परचेज करवानी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, इंटरनल बैलेंस यूज करना है, तो भी ठीक है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन क्या रहेगी कि जब भी फॉर एग्जाम्पल मैं अपने 10 टोकन इंटरनल बैलेंस से किसी को स्टेक करवा रही हूँ, तो $10 की ही बाइंग में एक्सचेंज पर मारूंगी, 10 टोकन की, या उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी रेट चल रहा है उस उतनी वैल्यू की। उससे एक इक्विलिब्रियम बना रहेगा एक्सचेंज में और स्टेकिंग में, और सब विन विन सिचुएशन में रहेंगे। अब मुझे नहीं पता कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं एक एक्सचेंज पे जाने के लिए। हो सकता है कि टीथर की अवेलेबिलिटी एक इशू हो, एक्सचेंज को समझ पाना एक इशू हो, लेकिन अगर हम इस चीज को जितनी जल्दी अडाप्ट कर लेंगे, जितने आसान तरीके से अडाप्ट कर लेंगे, उतनी ही आसानी से हम सब इस मॉडल को एक बार गो में डाल सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स।
मैंने आपके सामने प्रोबिट के स्क्रीनशॉट्स रखे हैं, कुछ बहुत ही नॉर्मल सी चीजें बताने के लिए, जो हो सकता है आप मुझसे भी बहुत बेटर जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल ही ना जानते हो। तो लेट्स डिस्कस। हमें अगर किसी भी एक्सचेंज पे किसी भी क्रिप्टो को खरीदना है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है या नेशनल एक्सचेंज है। काफी सारे लोगों के अकाउंट्स वजीरेक्स पे होते हैं और वो एज ए जॉइंट यूजर भी कहीं ना कहीं एलपीएन टोकन को वहां ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसा है, काफी सारे टोकन्स हर एक्सचेंज पे आपको नहीं मिलते, तो कुछ कुछ एक्सचेंजेस डिफरेंट ही रहती हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रोबिट ग्लोबल की बात करूं, तो हमें पहले चेक करना है कि हम एलपीएनटी को कौन से पेयर में परचेज करना चाहते हैं। क्या हम टीथर के साथ लेना चाह रहे हैं, बिटकॉइन के साथ लेना चाह रहे हैं, या इथेरियम के साथ लेना चाह रहे हैं। तो ऑन द टॉप लेफ्ट हमें दिखेगा पेयर कौन सा है। फिर उसके नीचे हमारे पास एक चार्ट आ जाता है, जहां हमें कैंडल्स दिखती हैं कि वो कौन से प्राइस पे चल रहा है, या उसको किस टाइम पे क्या प्राइस था, या कैंडल कितनी ऊपर या कितनी नीचे थी। एंड ये जो सर्कल्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज 30 मिनट्स, एंड काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे आप ये देख सकते हो कि रेट की मूवमेंट कैसी थी। अब सबको पता है ये चीज कि ऑर्डर बुक और ट्रेड फीड में क्या आता है, लेकिन एक छोटे एग्जांपल के साथ हम इसको और क्लियरली समझते हैं कि जितने भी लोग एक चीज को बेचना चाह रहे हैं एक मार्केट के अंदर, वो सारे ऑर्डर बुक में ऊपर सेलर के रेड कलर के इसमें आते हैं, और जितने खरीदने वाले हैं वो ग्रीन कलर की बिट्स डालते हैं ऑर्डर बुक में। ऑर्डर बुक का काम सिर्फ यही है कि जो खरीदने वाले हैं वो अपना रेट डाल देते हैं, जो बेचने वाले अपना रेट डाल देते हैं। जहां दोनों का रेट मैच कर जाता है, वो रेट हमारा ट्रेड फीड में चला जाता है, जो कि बिल्कुल लास्ट कॉलम में है। तो अगर आज आप लोगों के पास कोई आता है जिसने 10 लाख 15 लाख का एक इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप लोगों का जो काम होगा वो ये होगा कि उस 10 या 15 लाख के वर्थ के टीथर हम अरेंज करें, हम उसको बाय करें। इंडियन एक्सचेंज से डायरेक्टली बाय करना चाहता है तो इंडियन एक्सचेंज से करवाएं। अगर वो डायरेक्टली टीथर यूज करके इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाना चाहता है, तो आप अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज पे उनको एड करें और उनके बिट्स डलवाएं। अब बिट कैसे डालते हैं? सो वी हैव टू ऑर्डर्स। कभी भी हम एक्सचेंज पे अगर कुछ खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, नीचे हमारे पास बाय और सेल के ऑप्शंस आते हैं। तो बाय में जहां यूएसडीटी लिखा है, अगर आप जिस भी पेयर के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो टीथर का यहाँ प्राइस डालना है कि किस प्राइस पे आप उसको ट्रेड करना चाह रहे हो, या किस प्राइस पे आप उसको खरीदना चाहते हो, और उस हिसाब से आप की वैल्यू आ जाएगी कि कितने टोकन आपको उस रेट पे मिलेंगे। सेम इज द केस विद सेल। जितना आप सेल करना चाहते हो उसका भी सिमिलर तरीके से आएगा कि आप किस रेट पे बेचना चाह रहे हो, ऑटोमेटिकली थर्ड कॉलम भर जाता है। और जैसे ही आप बाय या सेल पे खरीदोगे, तो जब आपके ऑर्डर वाला रेट मार्केट का रेट मैच होगा, वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा।